नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और शो की शुरुआत क्यों ना भारत सरकार की अभी हुई एक घोषणा से जो हमें गौरवान्वित करती है, उससे की जाए। और भारत सरकार ने फैसला ये लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे जांबाजों को बड़ा सम्मान दिया जाएगा। और जानकारी ये है कि भारतीय वायुसेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजा जाएगा। सरकार की तरफ से 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इसका ऐलान किया गया है और ये वायुसेना के ही अधिकारियों को क्यों सम्मानित किया जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम हमारी वायुसेना ने, वैसे तो तीनों सेनाओं ने और हमारा जो इस समय का राजनीतिक नेतृत्व है उसने, लेकिन वायुसेना की बहुत अहम भूमिका थी। अब आते हैं मूल विषय पर। आज 14 अगस्त है और 15 अगस्त यानी हमारी आज़ादी का दिवस, उससे ठीक पहले एक त्रासदी हुई थी और इस त्रासदी का नाम है बंटवारा। और उस बंटवारे के कितने करोड़ लोग शिकार हुए थे, जिन्हें अपनी मूल जड़ों से कट करके कहीं दूर अज्ञात जगह पर जाकर के बसना था, नए सिरे से एक संघर्ष की शुरुआत करनी थी। और इस पलायन में जो सरकारी आंकड़ा है, जो माना जाता है, वो तो है कि 7-8 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे, लेकिन ये आंकड़ा 10 लाख से भी ज्यादा का है। इस विभीषक की भेंट चढ़े थे। और आजादी हमें किस कीमत पर मिली थी? अब तक हम उस बंटवारे का दंश झेलने के लिए अभिशप्त हैं, अभी तक। वरना ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्या थी? वो भी अपना ही पार्ट था, जहां अब आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करना पड़ रहा है हमें, मुरीद के में, बहावलपुर में, सियालकोट में और दूसरी जगहों पर। ये बीज किसने बोए थे? और अभी भी इन जो बीज बोए गए थे उनको हरा भरा ये वृक्ष बना रहे, कटीला वृक्ष बना रहे, इसके लिए कौन उनकी जड़ों में हर तरह का खाद पानी डाल रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास तौर से जो विभीषिका रही है, जो त्रासदी रही है विभाजन की, और उसने किस किस तरह के हमारे सामने कहना चाहिए कि कटीले वृक्षों को खड़ा किया है, जिन्होंने कदम कदम पर हमारे रास्ते रोके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार अवनीश पीएन शर्मा सर। तो उनके साथ जुड़ करके हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। बहुत बहुत प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। अवनीश जी, बिना समय गंवाए माइक आपके पास है। इस विभाजन की विभीषिका त्रासदी पर आपका वक्तव्य, और उसके बाद जो अभी तक हम झेल रहे हैं, केवल उस तरफ की बदतमीजी नहीं, हमारे देश के भीतर भी एक पाकिस्तान अभी जिंदा है जो लगातार हमें चुनौतियां दे रहा है। सर सबसे पहले तो विभाजन की जमीन और जिसके बाद हमें कथित आजादी प्रदान की गई, जिसका कि दम आज तक भरा जाता है सोनिया कांग्रेस द्वारा, क्योंकि वो कांग्रेस तो है नहीं। 3 यात्राओं को पूरा करते हुए एओ ह्यूम के बाद इंदिरा कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस के बाद सोनिया कांग्रेस। 90 के दशक में फ्रॉड तरीके से इसका नाम फिर से राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, लेकिन दरअसल प्रैक्टिकली ये सोनिया कांग्रेस है। भारत की आजादी के संदर्भ में जो सबसे बड़ा फ्रॉड, उसकी एक लाइन, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसके बाद किस
कथित संत ने कर दिया कमाल। ये भारत की कथित आजादी, उसके संदर्भ में इस्टेब्लिश किया गया, फैलाया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है। नहीं मिली साहब, बिना खड़ग और बिना ढाल के हमें आजादी नहीं मिली। भारत को कथित आजादी मिली, जिस आजादी की जमीन पर कांग्रेस ने अपनी सत्ता सजाई और लगातार 65 साल इस देश में राज किया। वो दरअसल असंख्य, आपने सर 8 लाख ऑफिशियल फिगर की बात की, 10 लाख एक्चुअल फिगर की बात की। हमें नहीं पता वो 10 लाख हैं कि 20 लाख हैं। असंख्य, आज प्रधानमंत्री जी ने भी जो एक्स पे लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखे हैं, असंख्य है वो संख्या सर। असंख्य हिंदुओं और हमारे सिख भाइयों, उनकी जानों की कीमत पर कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण लिया अंग्रेजों से। यही है कुल मूल। इसलिए हमें मतलब ये सोचना चाहिए सर कि आखिर नरेंद्र मोदी के विपक्ष या कांग्रेस नरेंद्र मोदी को अक्सर ये कहती है साहब कि शौचालय बनवाना शुरू किया 2014 के पहले अपने टर्म में। बड़ा उपहास, बड़ा मजाक। लेकिन सर वो छोटा सा काम आज कहां है, और वो लज्जा घर आज हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए क्या कर रहा है। लेकिन उसी के साथ क्या विभाजन की इस त्रासदी को याद करने के लिए और उन लाखों लाख असंख्य हुतात्माओं को नमन करने के लिए किसी नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा थी? 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ऐलान इसका सरकार करती है। क्या किसी एक ऐसे समाज को जिसने कथित आजादी से पहले अपने जमीन के 2 टुकड़े किए हुए, बाद में वो टुकड़ा 2 और मतलब तीसरे टुकड़े में भी तस्कीम हुआ, और हमें उसे याद नहीं करना चाहते, अपने दुख को याद नहीं करना चाहते? सर, क्या 2014 में इस सरकार ने जो कुछ भी हुआ विभाजन के समय, उसके लिए कुछ नए पेपर्स डी क्लासिफाई किए? नहीं किए। कोई नया रहस्योद्घाटन किया? नहीं किया। मैं केवल दर्शकों के सामने बड़ी विनम्रता से अगले 1 मिनट में 2 ऐसी सत्य और कटु घटनाओं को सुनाऊंगा, और वहां से फिर आगे बात शुरू होगी। जी, जी। सर, अलसुबह भोर एक रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां के रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रेलवे मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर, एक ट्रेन आके रुकती है और स्टेशन मास्टर ये नोटिस करते हैं कि बहुत देर तक उस ट्रेन से कोई भी उतर नहीं रहा है। कौतूहलवश स्टेशन मास्टर जाते हैं, पहली बोगी को देखते हैं और देखते ही उनकी रूह कांप जाती है। क्यों? लाशों से वो पूरी बोगी ट्रेन की भरी हुई थी। वो घबराकर दूसरे डिब्बे में जाते हैं, दूसरी बोगी में जाते हैं, वहां भी यही मंजर। तीसरी, वहां भी यही मंजर। चौथा, वही मंजर। अंत के एक डिब्बे में वो पहुंचते हैं और जब खिड़की से झांकते हैं, मंजर वही था, लेकिन अपनी गोद में एक पुरुष का सर कटा हुआ लेके एक महिला की क्षीण सी आवाज। क्या अमृतसर आ गया? ये वो ट्रेन थी जो पाकिस्तान से आई थी, इस कथित आजादी के पहले आई थी। दूसरा सीन सर, पाकिस्तान का शहर लाहौर, 70 से ऊपर के एक बुजुर्ग जो अपनी 25 से ज्यादा संयुक्त परिवार के सबसे मुखिया, बड़ा घर, बड़ी हवेली, बड़ा बुलंद दरवाजा। जब उन्हें यह लगा कि अब हिंसक मजहबियों की भीड़ अब उस बड़े दरवाजे को तोड़ के अंदर प्रवेश करने वाली है, 50, 55, 60 साल के उनके बेटे वो उनको बुलाते हैं, और फिर वो दोनों बुजुर्ग और बेटे मिलके अपने उस 25 से ज्यादा सदस्यीय परिवार की महिलाओं, बेटियों और यहां तक कि अबोध बच्चियों का जीवन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि राक्षसी भीड़
उनके तन के साथ वो घिनौना काम न कर सके। ये डॉक्यूमेंटेड है, कपोल कल्पित नहीं है। ये दो घटनाएं साक्ष्य हैं, गवाह हैं। लेकिन क्या 2014 से पहले या विभाजन विभीषिका दिवस जब 2021 में सरकार ने घोषित किया, क्या इससे पहले ये कहीं दबी हुई थी? नहीं थी सर, लेकिन इस देश में कभी बात नहीं होती थी। ये कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, इसकी पूरी जमात जो कहने को नॉवलिस्ट और स्थापित किए गए इतिहासकार के रूप में फर्जी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे और उसे इतिहास का नाम दे दिया गया। क्या 2014 से पहले ये घटनाएं नहीं थी? ये सच नहीं था? वो पीढ़ियां जिनके अंतिम कुछ लोग आज भी हैं जीवित, क्या उनकी याददाश्त में ये चीजें नहीं थी? वो कॉन्फ्रेंसेस, वो बड़ी बड़ी गोष्ठियां, वो तमाम फिलिस्तीन से लेके और दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए उस पर बड़े बड़े बैग लटका के चलने वाली जो संततियां आज घूम रही हैं, इनके पुरखे जब इस देश में राज करते थे और नेहरू के सत्ताई छायावाद में पलने वाले ये वामपंथी इकोसिस्टम जो अपने आप को बुद्धिखोरी का सबसे बड़ा दुकानदार समझता है, इनकी गोष्ठियों, इनके संवादों में ये सच कहां था सर? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, 2014 से भारत में कोई अकेला मात्र राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। 2014 से इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है और यही कारण है कि आज हम अपने विभाजन की जो कीमत इस देश में हिंदुओं ने चुकाई, बहुसंख्यक ने चुकाया, जो हमारे सिख भाइयों ने चुकाया, क्योंकि सबसे बड़े फ्रंट लाइन पर जो पहला शिकार हुए वो या तो पंजाब रहा और या तो हमारा बंगाल रहा। यस, बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन सर ये कांग्रेसियों की साजिश थी और ये कामयाब साजिश है सर। और ये मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपने ही स्वजनों कि इतने बड़े नरसंहार को इतने कम समय में न सिर्फ सफलता से दबा ले गया कोई सत्ता, बल्कि उसे आने वाली संततियों को जानने का अधिकार भी छीन लिया। लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात है कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ के उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम इंतजार करते रहे कि कोई 2014 में नरेंद्र मोदी आएगा, वो इतना दृढ़ संकल्पित होगा कि वो इस तरह की बातें करेगा। सर एक समाज के रूप में ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। कांग्रेस की सत्ता हमने ही बनाई। इस देश के बहुसंख्यकों के वोट से ही कांग्रेस की लगातार सत्ता 65 साल बनती रही। मैं कुछ और बातें करूंगा। जो सबसे ज्यादा जिन्होंने झेला पंजाब और बंगाल ने, उस दो समाज की भी आज स्थिति क्या है। इसीलिए जब तक हमें शत्रु बोध नहीं होगा, जब तक हमें नागरिक बोध नहीं होगा, तब तक एक समाज की यही स्थिति होगी। सर मैं बस एक सवाल और करूंगा क्योंकि आपको भी जाना है। सवाल ये है कि सत्ता का लालच और प्रधानमंत्री बनने की जो एक भीतर की भूख थी, उसको शांत करने के लिए नेहरू ने और गांधी ने मिलकर के बंटवारा कराया और उस बंटवारे का दंश ये देश आज भी झेल रहा है। कश्मीर के रूप में अभी सिंधु जल समझौता जो कराची में बैठ करके नेहरू ने किया था, उसको स्थगित करने का काम भी मोदी जी ने किया है, जिस पर ये लोग परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं और बांध तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये सारी समस्याओं का जड़ यही परिवार है जिसने विभीषिका, ये जो दंश हम झेल रहे हैं बंटवारे का, इसके लिए देश को अभिशप्त कर दिया कि दशकों तक बल्कि सदियों तक इसको झेलते रहिए। सर जो हमने कथित आजादी के समय इस परिवार ने, इस खानदान ने, इस पार्टी ने, इनके इकोसिस्टम ने जो किया वो तो किया ही सर। आज भी मंसूबे में कोई फर्क आया हो तो बताइए सर। जिस पार्टी का चश्मो चिराग आज भी ये कहता है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है, जो आज भी 26 टुकड़ों में भारत को तोड़ने की संकल्पना लेके चलता है, जब ये स्वीकार करता है कि राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है, मंसूबों में कोई अंतर हो तो बता दीजिए सर। पीढ़ियां बीत गई। जो राहुल गांधी आज बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए मंसूबे पाल के बैठे हैं, सपने पाल के बैठा होता है, और उनका पूरा इकोसिस्टम एक एक पार्टी का देख लीजिए सर।
बाला साहब की आत्मा रो रही होगी। उनके पुत्र की पार्टी का एक राज्यसभा सांसद कहता है कि बांग्लादेश के लिए पूरी जमीन तैयार है। जिस तरह से कांग्रेसी एक्स हैंडल्स या सोशल मीडिया हैंडल से मीम्स और कार्टून्स और प्रतीक तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, दौड़ते हुए प्रधानमंत्री, भागते हुए प्रधानमंत्री, उनके पीछे भागती हुई भीड़। सर मंसूबे में कोई फर्क कहां है सर? नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक, सोनिया कांग्रेस तक, मंसूबे तो वही हैं सर। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको भारत में दोहराना। भारत राज्यों का समूह है, तोड़ दो। गजवाए हिंद की परिकल्पना लेके जीने वालों का तुष्टीकरण, किसी भी कीमत पर तुष्टीकरण, ये क्या है सर? जो डीएनए में नेहरू के समय था, गांधी के समय था कांग्रेस के, वही आज भी है सर। और डीएनए सर चढ़ के बोल रहा है राहुल गांधी के जरिए। लेकिन अंत में सर हम किसको दोष दे रहे हैं? मैंने अभी पिछली बातचीत में आपसे विनम्रता पूर्वक कहा, आप मुझसे वरिष्ठ हैं सर। मैंने तो जब बालिग होकर पहला वोट डाला तो स्वर्गीय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पाया। लेकिन हम ही ने, हमारे ही समाज ने, हम ही बहुसंख्यकों ने 65 साल कांग्रेस की सत्ता दी सर। और तो और जिसने पहला दंश झेला पंजाब और बांग्लादेश, पंजाब उस भर भर के लाशों से आने वाली ट्रेनों को भूल गया सर। और उसके बाद लगातार निरंतर कांग्रेसी सत्ता पंजाब में बनी रही। चलिए एक बार राजनीतिक सत्ता हटा देते हैं सर, और ये भी भूल जाते हैं कि कथित आजादी के समय भर भर के ट्रेनें आई। जरा इसको और विस्तार देते हैं सर। गुरुओं की हत्याएं, गुरुपुत्रों की हत्याएं, जिन क्रूर हरी ताकतों ने, मजहबियों ने किया। किसान आंदोलन के दौरान हमने ऐसे मेल मिलाप के नारे लगते हुए देखे। इतना स्मृति भ्रंश, क्या कोई समाज जो अपने ही पुरखों, अपने ही पिछले पीढ़ियों, अपने ही धार्मिक गुरुओं, अपने ही प्रतीक पुरुषों के बलिदानों, उनकी हत्याएं, उनके साथ क्रूरता करने वालों के सारे पाप भूल जाएगा सर? अस्तित्व तो कहां बचेगा? मैं ले चलता हूं बंगाल सर। बंगाल भी उसी त्रासदी को फ्रंट लाइन पर झेल रहा था। हम गंगा के मैदान में रहने वाले लोग फिर भी सिर्फ इतना देखे कि कांग्रेस के मुकाबले इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को हराया और मुस्लिम लोग को जिताया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो सब के सब यहीं रह गए सर। और इसी वजह से, जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया कि हमारे अंदर भी पाकिस्तान, सर एक पाकिस्तान नहीं, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर राज्य में तमाम बहुवचन में पाकिस्तान छोड़ के चले गए सर। बंगाल का समाज आप देखिए सर, जिसने ठीक पंजाब की तरह फ्रंट लाइन कष्ट झेला, कत्लेआम झेला। लेकिन वही बंगाल 3 दशकों तक नेहरू के सत्ताई छायावाद में पलते रहे उन वामपंथियों को सरकार दे रहा है। उसके बाद अगर उससे सरकार लेता है तो ममता बनर्जी, जिनके काल में हम मुर्शिदाबाद देखते हैं, जो हिंदू जय श्री राम कह देने पर चिढ़ के गाड़ी से उतर जाती हैं, जिनके लिए हिंदू दोयम दर्जे का है, जिनके लिए दुर्गा पूजा समाप्त हो जानी चाहिए तब तक जबकि नमाज हो। सर ऐसे समाज को क्या कहेंगे? यही भद्रलोक का समाज है सर। सवाल यह है सर, मैंने कहा था कि जब तक हमें नागरिक बोध के साथ शत्रुबोध नहीं होगा, और शत्रुबोध, हमारा शत्रु केवल रण में नहीं है सर, सीमा पर नहीं है सर, और शत्रुबोध से उपजे हुए जो हमारा ज्ञान है, उससे हम केवल हाथ में लाठी, भाला, बंदूक लेके नहीं लड़ना है सर। इसके अलावा भी है, हमारे जो राजनीतिक दमन करता है, हम उसके खिलाफ 2 उंगलियों से उस शत्रु से निपट सकते हैं सर। एक हाथ में लोकतंत्र की स्याही और दूसरे हाथ में ईवीएम का बटन। पर्याप्त है सर। लड़ाइयां ऐसे लड़ी जाती हैं और जिंदा समाजों ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा विश्व हम पर कभी न कभी अंतर्मन से हंसता होगा। जो हमारे शुभचिंतक हैं पूरे विश्व भर में, उन्हें कष्ट होता होगा, हम पर उन्हें गुस्सा भी आता होगा, आमर्ष आता होगा कि हम कैसे नैतिक नपुंसक समाज है सर, जो इन कुछ चंद दशकों में ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए सर मुझे लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को क्यों ना बधाई दूं।
क्यों ना साधुवाद दूं, क्यों ना हाथ जोड़ के उन्हें नमन करूं कि आपने 14 अगस्त को उस कालिक से बाहर कर लिया सर। हमें याद है हमारी पीढ़ी गंगा जमुनी की फर्जी टोटियों से गंगा जमुना का पानी बहा के अमन का कबूतर उड़ा के 14 अगस्त को पड़ोसी पाकिस्तानियों को उनके स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते थे, जबकि हमें करना क्या चाहिए था? जिस लाशों पर, जिस नरसंहार पर ये बंटवारा हुआ, हमें उसकी स्मृति करनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, इस सरकार को कि कम से कम 2021 से ही सही उन्होंने एक ऐसी परिपाटी डाली कि हम कम से कम हमारे बच्चे ये समझे तो कि 14 अगस्त को हम क्यों ये मनाते हैं। और जनरेशन क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है सर। आज तकनीक का युग है, हर तरफ ये जानकारियां मिलेंगी, संभवतः देर से ही सही, लेकिन हम तक ये बात पहुंचेगी, हमारी संततियों तक ये बात पहुंचेगी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस कांग्रेस की वजह से, हालांकि ये वो कांग्रेस नहीं है, बदली हुई कांग्रेस है, लेकिन विचारधारा वही है, तौर तरीका वही है, जिसने विभाजन कराया, विभाजन की त्रासदी हम झेलने के लिए अभिशप्त किए गए, वो कांग्रेस को आज भी बहुत सारे लोग जिनके पूर्वज शिकार हुए हैं विभीषिका के, विभाजन के, वो आज भी कांग्रेस को समर्थन देते हैं और वोट देते हैं। और वो कांग्रेस आज भी हमें बांटने, काटने और छांटने में लगी हुई है, जातियों में विभक्त करके आज भी वो सत्ता की सीढ़ियां तय करना चाहती है और फिर से तरह तरह के अत्याचार करने की छूट देशी और विदेशी ताकतों को देना चाहती है। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, जुड़े और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।